My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsidass University, Lucknow. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग साउंड पर बात कर रहे थे, साउंड की क्वालिटीज़ की बात कर रहे थे, साउंड का प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे। आज इस वीडियो लेक्चर सेशन में हम साउंड पर ही बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस और आपके आउटकम लर्निंग और जो उस सिलेबस को पढ़कर आप क्या ऑब्जेक्टिविटी हासिल करेंगे, उस सिलेबस का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसी सब मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा जो पहला जो 2-3 मिनट होता है आपके सिलेबस को फोकस करना, आपके तमाम चीज़ों को इंफॉर्मेशन जानकारी देना, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपका कोर्स का नाम जो है BAJMC है, कोर्स कोड जो है BJMC 4304 है। उसके बाद आपका जो सेशन है वो 2020 और 21 है। सब्जेक्ट टेलीविज़न प्रोडक्शन एंड जर्नलिज्म है। मेरा नाम तो जानते ही हैं, आशीष कुमार है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7991153753 है और ईमेल ID ashishkumarjawhar@gmail.com पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग आगे बात करेंगे वो सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर सिलेबस की जानकारी नहीं है तो फिर हमें फोकस होकर हम लोग नहीं स्टडी कर सकते और नहीं जानकारी कोई कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस को डिज़ाइन कैसे किया गया है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये सिलेबस जो है बहुत प्रोफेशनल तौर पर तैयार किया गया है। बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी का में ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो सिलेबस तैयार किए गए हैं बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही प्रोफेशनल तौर पे, ताकि आप जब इससे यहाँ से पढ़ कर निकले तो किसी भी फील्ड में टीवी जर्नलिज्म हो या चाहे फिल्मी लाइन हो या कोई प्रोफेशनल तौर पर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस सिलेबस को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। इट्स डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें हमें कैमरा पढ़ना है। कैमरा के जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो लेक्चर सेशन में हमने आपको कैमरे की सारी जानकारी और सारे लेक्चर्स तैयार हैं। आप चाहे तो उस लेक्चर्स को जाकर हमारे लेक्चर को देख सकते हैं और उससे आपको हमने उस लेक्चर में बहुत माइन्यूट तौर पर जो है कैमरा के बारे में हमने लेक्चर्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ ही कैमरा दूसरा हम लोग को पढ़ना है विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन टेलीविज़न जर्नलिज्म। सो विजुअलाइज कैसे किया जाता है, विजुअलाइजेशन के कौन से टूल एंड टेक्निक हैं, कौन कौन से वैसे पार्ट है, तो जाके वो चीज़ें आप टेलीविज़न जर्नलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो। फिर थर्ड में आता है लाइट। जो लाइट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीवी जर्नलिज्म। अगर लाइट नहीं है तो आपकी पिक्चर क्वालिटीज़ खराब हो सकती है। लाइट नहीं है तो आप किसी थीम की पर वर्क नहीं कर सकते हैं, थीम डिसाइड नहीं कर सकते, डेप्थ नहीं दिखा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें की इंफॉर्मेशन जो है हमने पिछले लेक्चर में लाइट के थ्रू मॉडल 4 जो आपका लाइट है उसमें हमने सेशन तैयार किया है। लास्ट है साउंड, जो अभी हम फिलहाल जिस लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं, जिस सेशन में बात करने जा रहे हैं वो साउंड पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स का मकसद क्या है। अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो आपको क्या क्या इससे फ़ायदे मिलेंगे। So to identify different kind of video camera shots, movement, mount, angles, composition, along with the basic operation function of video camera. To describe technique of light for video production. To describe the methods of recording and mixing of sound in video productions. So there is a parts of the course objective. If you study with this syllabus, then you get it more and more informations about the video camera, light, sound, all about. So ये कोई हमारे सिलेबस का पढ़ने का मकसद ऑब्जेक्टिव यही है। अब है कि हम जब इस सिलेबस को
पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या ऐसा कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा। अगर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा, इट्स पार्ट एंड फंक्शन, टू वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट, कंपोजिशन, टू अप्लाई द टेक्निक एंड यूज ऑफ लाइटिंग, द यूज ऑफ डिफरेंट लाइट टूल्स एंड डिफ्यूजर, रिफ्लेक्टर्स, कटर, जेल, to apply the basic of audio in video program, to understand the various audio element and video broadcast, to use audio mixers for recording and editing of sound। यानी इस सिलेबस को स्टडी करने के बाद आपको कैमरे की इंफॉर्मेशन जानकारियाँ मिलेंगी। प्राइमरी जो कैमरे के टूल टेक्निक्स क्या हैं, कैमरे के टाइप्स क्या हैं, कैमरे के बॉडी पार्ट क्या है, क्या फंक्शंस हैं, एपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है इस सिलेबस के थ्रू हमें मिलेगा। दूसरा लाइट है, लाइट में हमें लाइट के टाइप्स जन इंफॉर्मेशन मिलेंगे। दूसरा लाइट के हम कैसे यूज़ करें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तीसरा इसके टूल एंड टेक्निक्स जो क्या क्या है लाइट की, ये हमें जानकारियाँ मिलेंगी। इसके साथ ही लास्ट में जो हमें स्टडी करना है वो साउंड है, तो साउंड के बारे में हमें जानकारी है कि साउंड क्या होता है, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, वेव लेंथ क्या होता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो इस सिलेबस के थ्रू हमें जानकारियाँ मिलेंगी। तो जैसे कि पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग अभी मॉडल 4 में साउंड की बात कर रहे हैं, और इससे पहले जो हमने बात किया था वो बात किया था आपको लाइट्स को लेकर बात किया था। कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन के यूज़फुल नहीं है। टेलीविज़न जर्नलिज्म में ये 4 जो मॉडल है मोर इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना टेलीविज़न जर्नलिज्म अधूरा है। इसमें से कोई भी एक ऐसा मॉडल आप पार्ट अगर नहीं समझते हैं या उसका हम यूज़ सही ढंग से नहीं करते हैं तो फिर जो टीवी जर्नलिज्म का जो एक पार्ट है वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि हम हर मॉड्यूल्स को, हर चैप्टर्स को बहुत प्रोफाउंडली स्टडी करें, ताकि हम जब फील्ड में जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, या प्रैक्टिकल के तौर पर भी वर्क करें तो हमें कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि थ्योरी अगर जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप पूरे जितने भी मॉडल्स हैं उसको बहुत ध्यान से, जो हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया है उसको सुने, और सुनने के बाद अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो हमारा आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर और ईमेल आईडी चल रहा होगा, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमसे उसके अलावा भी विशेष जानकारी आप ले सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स जो है बहुत ही बेहतर है। इस सिलेबस को जो तैयार किया गया है वो बहुत ही खास तौर पर तैयार किया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि साउंड्स में हम किस पॉइंट पर थे, और क्या हम लोग हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम जो साउंड है, हम जो सुनते हैं, जो हमारी कानें सुन रही है वो कैसे सुनती है, हमारे तक कानों तक साउंड कैसे, आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कानों में कैसे पहुंच रही है, हम सुन कैसे पा रहे हैं। तो ये साउंड वेव्स आर funneled by the pinna into the ears canal, the alternate members in the vibrated like a drum and the compressional sound wave। यानी यहाँ से जब साउंड इंटर करता है तो यहाँ पर एक ड्रम होता है जहाँ से वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके फिर ये ब्रेन को हमारे तक वो साउंड वेव को पहुँचाता है। Tiny bones are to transfer the waves motion through the soft fluid field and organs in the inner ear। ये यहाँ से आवाज़ जब ट्रैवल करता है और ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर एक फ्लूइड ड्रम टाइप की काइंड ऑफ थिंग होती है, यहाँ से आवाज़ जो है वाइब्रेट होकर फिर वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर मस्तिष्क जो है उसको डिकोड करके हमें वो सुनाई देता है। तो ये भी एक क्वालिटीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे कान का फंक्शन जो है, जो ईयर है वो कैसे वर्क करता है। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे किसी जो बोलते हैं वो कैसे सुनते हैं, या अगर हमारे आसपास या हमारे सामने में कोई व्यक्ति बोल रहे हैं तो हम तक आवाज़ कैसे सुनाई देता है। ये हमने बायो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके फंक्शंस क्या है, और इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं इसके फंक्शंस अलग अलग बताए गए हैं और हर का इम्पोर्टेंस है। जैसे ये आप ईयर देख रहे हैं तो ईयर में एक
यहाँ एक छोटा सा निकला हुआ पार्ट होता है। ये पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि साउंड्स को, वेव को ट्रैवल करने में उसको मदद करता है। इसके साथ ही जो यहाँ पर एक होल पाइप टाइप का दिख रहा है, ये भी एक क्वालिटीज, ये फ्लूइड काइंड ऑफ थिंग होता है जो कि हमारे जब वेव ट्रैवल करता है तो वेव साउंड वेव जब ट्रैवल करता है तो वो लॉस नहीं होता है डेटा, जिसके कारण जैसा बोला जाता है सामने वाले को, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही सुनाई देता है। इसके अलावा जो इसके स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है बिल्कुल उसी तरह से है, ताकि ये साउंड्स के ये सारे ऑब्स्टिकल हैं ये साउंड को होल्ड करके रखते हैं ताकि हमें अच्छे से आवाज़ को सुनाई दे। ये कान की ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिंपल भी हो सकता है, लेकिन सिंपल होगा तो वो साउंड जो है वो वेवलेंथ पास कर जाएगा। लेकिन ये जो इसके जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, ये जो इसके स्ट्रक्चर पैटर्न है, यही स्ट्रक्चर पैटर्न जो है हमारे सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर में कुछ जटिल मतलब कह सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थिंग जो है इसके फंक्शंस हैं, और यही फंक्शंस के थ्रू जो है हमें सुनाई देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज कि हम जो बोलते हैं उसको सुनते कैसे, हमारे कान कैसे फंक्शन करते हैं और हमारे तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचते हैं। अब है द इनर ईयर, यानी कान के अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको स्नेल टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी। ये जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से साउंड वेव्स ट्रैवल करता है ताकि डेटा लॉस ना हो। स्ट्रक्चर्स पैटर्न इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप जब साउंड इसमें ट्रैवल करता है तो ये ट्रैवल जो है कहीं से भी डेटा लॉस ना हो, यानी जो वेवलेंथ जिस डेसिबल में, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस हर्ट्ज में बोला जा रहा है उसी एज इट इज़ जो है हमारे कान में भी पहुंचता है। अच्छा, इसके साथ ही कि साउंड फिल्टर का भी काम करता है, जो इनकी इस कान की भी सुनने की क्षमता होती है। अगर जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर और 20 हर्ट्ज से नीचे की चीज़ें हमारी कानें सुन नहीं पाती है। तो ये खासकर ह्यूमन में की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न इस तरह से होते हैं कि ये लिमिटेशन होता है कि इतनी ही साउंड तक वो सुन पाते हैं। इसके साथ ही सुनने के साथ ही जो साउंड हमारे कानों में आ रही है वो प्रॉपर ढंग से क्लियर क्लिस्ट आवाज़ के साथ हमारे कानों में पहुंच रही है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि सुस्पष्ट और बहुत ही साफ आवाज़ जो है हमारे कानों में पहुंचने का ये स्ट्रक्चर्स पैटर्न का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। अब है ईयर बैलेंस। हमारे कान जो है ईयर बैलेंस कैसे करता है। अब एज योर बॉडी मूव्स हेयर कॉल्स इन द सेमी circulars, the canals are the bend both the when sound fluid inside the flow and pass, then there is a canal oriented different directional plane and जो रोटेशन स्पीच होते हैं वो इसके जो साउंड में की जो बैलेंसिंग है, जो हमें लेफ्ट और राइट जो दोनों कान है वो हमारे कानों को बैलेंस करता है। पहली नंबर चीज़ जो छोटे छोटे सेल होते हैं, ये सेल जो होते हैं साउंड के इम्प्रूवमेंट और साउंड की जो वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो हमारे कानों का हम जो है कोई भी जो साउंड है बहुत बैलेंसिंग फॉर्म में उसको सुन पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लिया जाए कि अगर ये सेट ना होता तो शायद हम लोग जो सुन रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं सुन पाते। जो इन्फॉर्मेशन हमारे कानों तक आ रही है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाता। इसके साथ ही जो वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती है, उसके हर्ट्ज कम हो जाते हैं, उसके डेसिबल यानी साउंड की जो पावर है वो कम हो जाते हैं। इससे हमें सुनने में बहुत डिफ़िकल्टीज या बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न को देखिए, यही इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न ही साउंड की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, हमारे कानों में डेटा लॉस नहीं होने देते, ताकि जो बोला जाता है वही सुनते हैं। इसके साथ ही बहुत ही स्पष्ट आवाज़ सुनाई हमें देता है इस स्ट्रक्चर्स पैटर्न के कारण। तो ये साउंड्स जो है इसी तरह से हमारा काम करता है। अब है लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि
हमारे कान जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर हम चीज़ें नहीं सुन पाते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि आप इस फिल्म में देख सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक की साउंड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होते हैं ये रेड जोन होते हैं। ये हम इतने ही दूर तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं, यानी इससे नीचे नहीं सुन सकते हैं और इससे ऊपर की चीज़ें को हम नहीं सुन सकते हैं। इस बीच की जो साउंड है उसी को हम लोग सुन सकते हैं। ये ह्यूमन का एक कह सकते हैं कि नेचर वाइज एक तरीका है। और वो मतलब बाय गॉड गिफ्टेड है कि ह्यूमन का जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। इसके बाद एलिफेंट है, उसके बाद डॉग है, कैट्स है, माउस है। तो हर जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, उनकी सुनने की क्षमता अलग अलग है। जैसे बैट है तो उनकी सुनने की क्षमता जो है वो 20,000 से ऊपर है। माउस है तो उसकी क्षमता 20,000 से ऊपर है। यानी वो छोटी से छोटी साउंड हो, मतलब अगर कहीं दूर में भी कोई अगर ऐसा साउंड उसको सुनाई दे रहा है, वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो उसे सुनाई देगा। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है। एलिफेंट में जो है 20,000 से नीचे को यानी इंफ्रासोनिक साउंड को भी वो आसानी से सुन सकते हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि 20,000 से नीचे को हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे को हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज के साउंड को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड में जो एलिफेंट उसकी सुनने की क्षमता जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। मतलब अगर बहुत आवाज़ अगर कई किलोमीटर दूर भी अगर आवाज़ कोई वाइब्रेट कर रहा है, साउंड आ रहा है, तो वो एलिफेंट सुन लेते हैं। लेकिन इसके जस्ट अल्ट्रासोनिक साउंड में जैसे डॉग है, अगर 20,000 उससे ऊपर के आवाज़ को भी जो है वो डॉग में या कैट या बैट्स ये सब चीज़ें ये जानवर लोग सुन सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो कह सकते हैं कि जो सुनने की क्षमता है वो अलग अलग जानवरों पर अलग अलग होता है, ह्यूमन पर अलग होता है। तो ये भी हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आते हैं कि मनुष्य की सुनने की, ह्यूमन को सुनने की क्षमता कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है। तो आपका सिंपल जवाब होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ों को हम लोग सुन सकते हैं। रेडियो भी इसी फंक्शन पर काम करता है और ताकि हम उसी वेवलेंथ के अनुसार हम अपने साउंड्स को, फ्रिक्वेंसीज को समझ सकते हैं। तो इस फिगर के थ्रू आपने ये समझने की कोशिश की कि ह्यूमन, एलिफेंट्स, डॉग, कैट, माउस, बैट और इसके अलावा जो डॉल्फिन है, मछली है, उसको सुनने की क्षमता क्या है। तो अलग अलग जानवरों को सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। अलग अलग जानवरों को अलग अलग क्वालिटीज़ दिया गया है, जिससे ह्यूमन का अलग है। तो सुनने की क्षमताएँ सभी के अलग अलग हैं। अब है स्पीड ऑफ साउंड। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी इस बात के विषय की जानकारी आप लोगों को मैंने दिया था कि जो एयर का स्पीड, एयर 20 डिग्री से 20 सेल्सियस में जो है यानी 20 डिग्री सेल्सियस में साउंड का जो ट्रैवलिंग वेव है, स्पीड है, वो करीब 340 से ऊपर होता है। यानी 340 343 यानी 343 के आसपास जो होते हैं उसके साउंड की स्पीड होते हैं। उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस में वो घट के 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाते हैं। 1 सेकंड में वो 330 मीटर ही जा सकते हैं। सी वाटर में सबसे ज़्यादा होता है, यानी करीब 1533 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सी वाटर में ट्रेवल कर सकता है। वाटर में जो है वो करीब 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। मरकरी में जो है 1450 के हिस्से मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अलग अलग मीडियम में जो साउंड का जो ये स्पीड है वो डिपेंड करता है। एयर में अलग है, एयर जो 20 डिग्री सेल्सियस में साउंड का स्पीड अलग होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में साउंड का
स्पीड अलग होता है, सी वाटर में आपको अलग होता है, वाटर में अलग। ये नॉर्मल वाटर की बात कर रहा है, किया जा रहा है कि नॉर्मल वाटर में साउंड का स्पीड जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके साथ ही मरकरी में 1450 के आसपास होते हैं। मिथाइल अल्कोहल में करीब 1143 के आसपास होता है। तो रबर है, रबर में जो साउंड का स्पीड होता है वो करीब 1600 के आसपास मीटर प्रति सेकेंड होता है। गोल्ड के थ्रू इसको पास कराने पर ये सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ में पाया जाता है, यानी 3240 के आसपास है। आयरन में उससे भी ज़्यादा है, यानी 5130 के आसपास मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है वो आयरन में साउंड ट्रेवल करता है। फिर इसी तरह से जो पैरिक्स ग्लासेस हैं या डायमंड है उसमें 12,000 के आसपास जाता है। तो अलग अलग मीडियम के लिए साउंड क्वालिटी जो होता है वो अलग अलग होता है, पाया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही वो साउंड ट्रेवल जो होता है वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि वो ट्रैवल करते हैं। साउंड का स्पीड डिपेंड जो होता है वो मीडियम पे करता है। ऐसा नहीं साउंड का कोई अपना एक फिक्स होता है कि हम साउंड इतनी ही वेव से ट्रैवल करते हैं। तो साउंड का स्पीड आपको मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर के लिए, अब एयर में 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसके साउंड के स्पीड मीटर प्रति सेकंड अलग होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस में साउंड की स्पीड अलग कम उससे कम होंगे। फिर सी वाटर, वाटर, मरकरी, रबर, गोल्ड, आयरन, फेरिक्स ग्लासेस एंड डायमंड। डायमंड में सबसे ज़्यादा जो होता है वो साउंड का स्पीड होता है, यानी करीब 12,000 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है वो साउंड ट्रेवल कर सकता है। तो ये साउंड का क्वालिटीज़ है। अब हम साउंड कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस विथ साउंड, लाइट ट्रेवल ऑलमोस्ट 3 लाख मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ओनली मूव roughly 340 मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज वाई यू ऑलवेज सी लाइटिंग बिफोर यू हियर इट। एंड व्हाट इज द साउंड फॉर्मूला स्पीड? तो हम साउंड जो कैलकुलेटिंग डिस्टेंस विथ साउंड, साउंड की कैलकुलेट जो लाइट का जो ट्रैवल है ऑलमोस्ट वो करीब ये कर पिक्चर्स को वो माफ़ करिए, थोड़ा सा पिक्चर वो टेक्निकल के कारण भाग जाता है। तो करीब ये जो आप लाइट ट्रेवल है ऑलमोस्ट इतने मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड के हिसाब से वो ट्रेवल करता है। उसकी स्पीड होते हैं लाइट ट्रेवल्स की, यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं उन्हें। और स्पीड ओनली मूव्स टू रफ 340 मीटर प्रति सेकंड है, यानी साउंड जो है वो 340 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 340 मीटर ही जा पाता है। लेकिन जो लाइट ट्रेवल होता है वो करीब इतने 3,000 करोड़ के आसपास जो है मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो ट्रैवल करता है। अब इसको जो इसलिए जब आप देखते होंगे बरसात के दिनों में पहले बिजली की चमक आती है, फिर उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है। करीब 5-6 सेकंड के बाद हमें ये सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि साउंड्स की जो है स्पीड कम है और लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए हमें लाइट दोनों साथ में ही, लाइट और साउंड दोनों साथ में ही निकलते हैं, लेकिन लाइट हमें पहले दिखाई देता है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका स्पीड इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है। और इसी स्पीड के कारण जो होता है हम जो इसकी क्वालिटीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ जो होती है बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा या कहीं भी लाइट और साउंड को अगर साथ में अगर आप टेलीकास्ट करते हैं तो वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें साउंड कब भेजना है और क्वालिटीज़ को कब हमें इन्हेंस करना है।
अब ये देखिए अल्ट्रासाउंड क्या है। अल्ट्रासाउंड इज अ वेव फ्रीक्वेंसी हायर देन डिटेचेबल्स बाय द ह्यूमन ईयर. Improv transmit million of sound pulses into the body each second, and some waves are reflected as they travel through boundaries between tissues, that is the fluid and soft tissues. Soft tissues and bone. Reflected waves are picked up by the probe and relate to the जो मशीन होते हैं उसके थ्रू. कंप्यूटर कैलकुलेटेड द डिस्टेंस फ्रॉम distance from the probes to each tissue's boundary using the speed of sound and the time of the each echo return speed and dt, and the distance of intensity of each echo is the display as a screen image used. See inside the diagnosis many different body areas. तो हमने जैसे कि पिछले सेशन में भी, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात किया था कि अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है, और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि जो 20 हर्ट्ज से नीचे हैं, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे हैं, उनको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वो अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासोनिक होता है, यानी अल्ट्रासाउंड होता है. और ये इसका यूज़ जो है हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. अब अल्ट्रासाउंड जो होता है वो उसको जब हमारी बॉडी के ऊपर से पास कराया जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल जो होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसको रिटर्न करते हैं, और जिसके कारण जो है वो मशीन जो है वो उसे टेक्स्ट या फ़ोटो में कन्वर्ट करके वो हमें दिखाते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर्स में एक लेडी है और इसके अल्ट्रासाउंड, ये माँ जो इनकी प्रक्रिया है उसमें इनका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू बच्चे को देख पा रहे हैं. जिसका कारण क्या है कि जो पेट के अंदर जो ये हल्के जो सेल हैं वो सेल जो है वो उस वेव को, साउंड वेव को रिटर्न करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करके जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो उस इमेज को देख पाते हैं, यानी साउंड से हम इमेज को बनाते हैं. मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ. अल्ट्रासाउंड इज अ वेव फ्रीक्वेंसी हायर देन द डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन ईयर. इट ट्रांसमिट मिलियंस ऑफ साउंड पल्सेस इनटू द बॉडी ईच सेकेंड. एक सेकेंड में करीब मिलियंस ऑफ साउंड्स को जो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है. सम वेव आर रिफ्लेक्टेड as they travel through the boundaries between the tissue and fluid and soft tissue, यानी फ्लूइड और सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में जो है वो साउंड को ट्रांसमिट किया जाता है. इसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव्स आर पिक्ड अप बाय द प्रोब एंड रिलेट टू द मशीन्स. A computer calculates the distance from the probes to each tissue's boundaries using the speed of sound and the time of each echo return. यानी जो साउंड रिटर्न होकर आता है उसको मशीन जो है वो डिटेच कर लेता है, डिटेक्ट करता है, और उसके बाद इमेज क्वालिटीज में उसको कन्वर्ट करके हमें दिखाई देता है. तो अल्ट्रासाउंड्स के जो फंक्शनिंग है ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि साउंड कैसे काम करता है, अल्ट्रासाउंड कैसे वर्क करता है. अल्ट्रासाउंड के एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है. अब अदर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में कहाँ यूज़ होता है, तो वेटनरी मशीन में इसका यूज़ किया जाता है. क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस में भी जो कीट पतंग होते हैं उसके लिए भी जो है वो अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है. ह्यूमिडिफायर्स के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है. वेल्डिंग में हमें अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ करते हैं. पेस्ट कंट्रोल में भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं. एनिमल नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं. सोनार और सोनिक वेपन्स के लिए भी हम जो है अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं. तो अल्ट्रासाउंड्स का जो यूज़ है वो डिफरेंट वे में बहुत पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहे थे, हाँ, लेकिन आप मेडिकल का जो है वो बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं. उसके ही थ्रू हम जो है बहुत अच्छे से एग्जांपल को अपनी बात के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं. इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन जनरल लाइफ, या कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ. देयर आर सो मेनी यूजेस
ऑफ अल्ट्रासाउंड इन डेली रूटीन लाइफ, जैसे हम मेडिकल में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, फिर कीट पतंग को भगाने के लिए करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन जो बैक्टीरिया सब जो होते हैं उसके लिए भी करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए भी करते हैं, एनिमल नेविगेशंस के लिए भी हम करते हैं, फिर सोनार के लिए भी करते हैं, सोनिक बीकन के लिए भी हम जो है अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़े रूप में यूज़ होता है, ये कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। अब है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? As the motorcycle speeds forward, the frequency of the sound waves in front of the motorcycle become higher and the frequency pitch of sound wave behind it become lower। यानी डॉपलर इफेक्ट क्या कहते हैं? जब साउंड का जो गति होता है वो अगर फॉरवर्ड में हो तो उसको ज़्यादा सुनाई देता है और पीछे वाले को कम सुनाई देता है। अब इस पिक्चर के थ्रू ये समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल पे ये बाइक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ जो बहुत स्पीड से जा रहा है और इसके चारों तरफ जो ये साउंड क्रिएट हो रहे हैं, ये जो क्रिएट हो रहे हैं वेव, जो साउंड वेव क्रिएट हो रहे हैं, तो जो एक सामने से व्यक्ति आ रहा है उसके जो साउंड वेव है वो बहुत उसके जो बहुत कॉम्पैक्ट हैं, जिसके कारण इसे बहुत तेज़ से आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके जो पीछे एक व्यक्ति खड़ा है उसमें जो वेव लेंथ बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप है और इसके बाद जो है वेव लेंथ भी कम बन रहे हैं, वेव डिस्टेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण आवाज़ हमें कम सुनाई देता है। इसलिए ट्रेन में उसकी जो आवाज़ है हमें दूर से भी सुनाई देती है और जब नज़दीक आता है तो हमें वो पहले धीरे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद फिर हमें बहुत तेज़ी से साउंड सुनाई देता है। इसका भी डॉपलर इफेक्ट के कारण ही हमें वो साउंड जो है हमें लो और हाई सुनाई देता है। और हमने आपको बताया था कि अगर लो है तो लो एम्पलीट्यूड है तो उसके लो बनेंगे, अगर हाई है तो इसके हाई फ्रीक्वेंसीज बनेंगे। तो बिल्कुल डॉपलर इफेक्ट जो है इसी पर काम करता है और डॉपलर इफेक्ट के कारण ही हम ट्रेन की भी आवाज़ हमें धीमे से तेज सुनाई देती है, ऐसा फील होता है। अब है मूविंग साउंड सोर्सेज। अब क्या है कि साउंड जो है उसके सोर्सेज क्या है? स्टेशनरी साउंड सोर्सेज, साउंड्स वेव आर द प्रोड्यूस एट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड द वेव फॉर front move symmetrically away from the sources at the constant speed. All the observe all hear the same frequency which will be equal to the actual frequency of the sources. The same sources is creating sound wave at the same frequency, however the sources is moving to right, so the center of each new wave front is slightly displaced. As the result, the wave front beings to the bunch of on the right side and the spread and observe in the front of the sources will hear a higher frequency and the observers behind the sources will be the hear and lower frequency pitches। तो ये मूविंग ऑफ साउंड के सोर्सेज हैं। अभी तक हमने जितने भी साउंड्स के बारे में अभी इस लेक्चर के सेशन में तैयारी किया, हम एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमें आगे भी समझने में इससे भी ज़्यादा साउंड की जब हम प्रॉपर्टीज़ और साउंड की क्वालिटीज़ और टाइप ऑफ साउंड की बात करेंगे तो हमें उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ ताकि आपको समझने में इस बात का हम सबसे पहले तो हमने जो विषय पर चर्चा किया वो हाउ साउंड इज़ हियर्ड
हमारा कान जो है साउंड को, ध्वनि को, आवाज़ को कैसे सुन पाता है। तो हमने आपको बताया था, मैं थोड़ी सी फिर से जानकारी आप लोगों को दे दूँ कि ये साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके जो स्ट्रक्चर्स पैटर्न है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, उसी कारण जो है हमें साउंड सुनाई देता है इजी वे में। ऐसा नहीं है कि अगर ये फ्लैट होता तो शायद साउंड की क्वालिटी कुछ अलग हमें सुनाई देती। शायद जो हम साउंड हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जो साउंड क्रिएट होते हैं, वो भी हम प्रॉपर ढंग से उसे सुन नहीं पाते। तो ये साउंड्स की क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद ये जो कान के अंदर जो एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमें कानों को सुनने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। और इसमें छोटे छोटे कह सकते हैं सेल होते हैं जो कि साउंड की क्वालिटीज़ को इन्हेंस करते हैं, साउंड में हमारे कानों के अंदर इको क्रिएट करते हैं, जिससे कि वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण जो है फिर हमें वो आवाज़ सुनाई देता है। तो आप इस पिक्चर्स को भी गौर से देखिए कि ये कैसे किस तरह से आकार का है। साथ ही इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरह से स्नेल टाइप की चीज़ है। अब ईयर एंड बैलेंस, अब ये जो है साउंड को जो है किस तरह से बैलेंस करते हैं, कैसे किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। मतलब जो हमें कान तक आवाज़ सुनाई दे रहा है वो बैलेंसिंग फॉर्म में जितनी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं उतनी ही आवाज़ हम सुन पाते हैं। इसके बाद कोई ऐसा नहीं कि बहुत जो साउंड है वो हमारे कानों में जो सुनाई देता है वो कभी लो कभी हाई, ऐसा भी अपनी एकल सिस्टम के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसी कारण जो है हमें सुनाई देता है। अब है लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि कान के सुनने की क्षमता जो ह्यूमन की जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में होते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अलग अलग जानवरों जैसे में अलग अलग ये सुनने की क्षमता होती है, और यही सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से नीचे जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड को एलिफेंट जो है वो सुन पाते हैं, और 20 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को जो है वो डॉग सुन पाते हैं। तो इनमें अलग अलग जानवरों में ये क्वालिटीज़ अलग अलग जो होती है, सुनने की क्षमता अलग अलग पाई जाती है। स्पीड ऑफ साउंड, अब स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस में सी लेवल से 20 डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो करीब 343 ट्रैवलर की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। इसके साथ ही 0 डिग्री सेल्सियस में 331 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करता है। सी वाटर में ये करीब 1500 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। नॉर्मल वाटर में करीब 1500 के आसपास मीटर प्रति सेकंड में ट्रैवल करते हैं। मरकरी में 1450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। मिथाइल अल्कोहल में करीब 1143 यानी 1143 मीटर प्रति सेकंड से ट्रैवल करते हैं। रबर में इनकी क्वालिटी जो होती है 1600 स्पीड से हो जाता है। गोल्ड में ये करीब 3240 हो जाते हैं। आयरन में 5130 जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। बैरिक्स क्लास में 5640 होते हैं। डायमंड में 12000 के आसपास इनकी क्वालिटीज़ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अलग अलग मीडियम में साउंड का जो स्पीड है वो अलग अलग होता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड में या आयरन में या डायमंड में जो साउंड का स्पीड कितना होता है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें। आयरन में करीब 5130 के पास होता है, और डायमंड में सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्पीड होता है। साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा डायमंड में होता है, और सबसे कम जो होता है वो एयर में 20 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री
सेल्सियस के आसपास में होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में, ज़हन में बैठा लें, क्योंकि ये आपको किसी भी ये जीके का भी क्वेश्चन है, और जब आप मान कॉम्पिटिशन्स लेवल पर जब आप जाएंगे तो ये आपसे पूछा जाता है कि साउंड का स्पीड कितना है। कैलकुलेटिंग डिस्टेंस विद साउंड, साउंड का और जैसे एक एग्जांपल है, बिजली जब चमकती है या बादल गरजते हैं तो पहले बिजली चमक की आवाज़, बिजली की चमक हमें दिखाई देती है, फिर उसके साउंड की प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी है जिसके कारण जो है हमें वो पहले बिजली दिखाई देती है और उसके बाद साउंड की आवाज़, क्योंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू साउंड, और साउंड का स्पीड जो होता है मात्र 340 मीटर प्रति सेकेंड एयर में होता है। अब ये जो था स्पीड गुने टाइम, अब थंडर स्टॉर्म जो है, जो फिगर डिस्टेंस ऑफ द स्टॉर्म स्पीड गुने टाइम, यानी चाल गुने समय, तो देर आर द 1600 मीटर्स इन माइल, ठीक है। अब इसको 340 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो फॉर एवरी 5 सेकेंड वी काउंट द स्टॉर्म इज़ 1 माइल अवे, यानी अगर 5 सेकेंड में अगर हम किसी आवाज़ को सुनते हैं तो वो हमसे करीब 1 माइल दूर है, 1 माइल ही दूर है। तो ये थंडर स्टॉर्म जब भी कोई घटना घटता है तो आसपास ही आपका वो चीज़ें कह सकते हैं कि सुनाई देता है। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड्स की बात की कि अल्ट्रासाउंड्स कैसे काम करता है, अल्ट्रासाउंड जो है कैसे वर्क करता है, अल्ट्रासाउंड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अल्ट्रासाउंड की जो है मेडिकल में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड की यूजेज जो है वो अलग अलग फील्डों में होता है, सोनिक वीपन में होता है, सोनार में होता है, फिर एनिमल नेविगेशंस में यूज़ किए जाते हैं, वेटनरी मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं। तो अलग अलग इसकी अल्ट्रासाउंड की यूज़ है। फिर डॉपलर इफ़ेक्ट्स क्या है, इस पर हम लोगों ने बात किया कि डॉपलर इफ़ेक्ट्स जो है कैसे काम करता है। साउंड जिस दिशा में ट्रैवल कर रहा होता है और वहाँ पर तो वहाँ हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देता है, और जैसे और जो साउंड है वो अगर पीछे जो व्यक्ति खड़ा है इस तस्वीर में उसे कम सुनाई देता है, यानी जो जिस डायरेक्शंस मूविंग डायरेक्शंस में जा रहा है तो उसे कम सुनाई देगा, और बैकवर्ड डायरेक्शंस में जो लोग हैं उसे कम सुनाई देगा। ये डॉपलर इफेक्ट होता है। इसके बाद हमने जाना मूविंग साउंड सोर्सेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बस इतना ही। हम अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम साउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को लेकर, साउंड की क्वालिटीज़ को लेकर हम बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में मुझे आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर में बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत चीज़ें समझ में आए होंगे कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, साउंड की क्वालिटीज़ क्या है, साउंड का वेव जो है वो मीडियम है, वो किस किस मीडियम में वो साउंड जो ट्रैवल करता है। तो ये तमाम जो सारे इंफॉर्मेशंस जो है ये आपको इस लेक्चर्स के थ्रू मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो हमारा इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।